सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन। इस समय आप जो देख रहे हैं वो है कोर्स 504 और कोर्स 505 की वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो सीरीज में अभी तक सभी लेक्चर्स कवर किए गए हैं, सभी टॉपिक्स कोर्स 504 के और कोर्स 505 के। तो उन्हें देखने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं और अभी तक के सभी लेक्चर्स जरूर देखें आप। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिंक है वहां पर और कई महत्वपूर्ण लिंक्स आपको मिलेंगी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आज इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे अगला टॉपिक कोर्स 505 का पर्यावरण अध्ययन का ये कोर्स है और इसके ब्लॉक 2 का इकाई 6 का 6.8 ये टॉपिक है। 6.8 टॉपिक कोर्स 505 यूनिट 6। तो इस टॉपिक का नाम है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम हेतु प्रयोग। तो एक्सपेरिमेंट की यहां पर बात की गई है। प्रयोग शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है बेसिकली। एक्सपेरिमेंट जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, परीक्षा लेना से निकला है, यानी कि इसका एक हिंदी वर्जन बताया गया है कि अर्थ की एक्सपेरिमेंट शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना यानी कि कोशिश करना या परीक्षा लेना। तो इससे ये निकला है। प्रयोग अक्सर कारण प्रभाव संबंधित स्थापित करने में सहायता करता है। तो इसका कारण यह है कि कोई भी प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट हम कराते हैं तो कहीं ना कहीं किसी चीज का क्या प्रभाव आ रहा है। मान लीजिए आप साइंस का कोई प्रोजेक्ट ले लें या कोई भी ले लें, तो जब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रैक्टिकली ये समझते हैं कि कोई चीज अगर की जा रही है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है। तो यही है कारण और प्रभाव का संबंध। ये आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप दो केमिकल मिलाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो उस केमिकल को दोनों को मिलाने से क्या उसका प्रभाव आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो इस तरह से कारण प्रभाव इसमें संबंध होता है। तो ये कारण प्रभाव के संबंध को आप समझ लीजिए। इसमें पूछताछ, अवलोकन, उपलक्षणा, परिकल्पना की जांच करना होता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट में हम प्रयोग करते हैं तो कई चीज़ों को समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उनकी एक कहना चाहिए उसके अनुसार कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो क्या होगा। तो आपकी सोच, समझ, अवलोकन, पूछताछ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। एक प्रयोग की हम बात करते हैं तो किसी विशेष प्रकरण को पढ़ाने के लिए जो समय मिलता है उसमें अक्सर कुछ प्रयोगों की तैयारी लगाकर उन्हें शामिल करना कठिन नहीं होता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रैक्टिकल तरीकों से सिखाने का प्रयास करें तो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि साधारण तरीके से उनको सिखाना होगा। तो ये चीज़ ज़रूर प्रयास करनी चाहिए प्रयोग के जरिए। अब 6.8.1 में पर्यावरण अध्ययन के लिए कितना उपयुक्त है प्रयोग वाली जो विधि है वो हम समझते हैं। यहाँ पर प्रयोग सहायक हो सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब है कि आप आसपास के माहौल से सीखते हैं, नॉर्मल चीज़ों से सीखते हैं, उदाहरण के जरिए सीखते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट इसके संबंध में बताए गए कि बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझने के योग्य बनाने में। तो सिंपल सी बात है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो थ्योरेटिकल होती हैं, प्रैक्टिकल के जरिए जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रैक्टिकल्स के जरिए सिखाना उनको बहुत समझने में बहुत हेल्प करता है, जो कि ऐसी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करता है। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रवृत्ति परिकल्पनाएं बनाने, खोज तथा छानबीन करने के योग्य बनने में सहायता करता है। तो यानी कि साइंटिफिक चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दिमाग एक खोजी हो जाता है, काफ़ी रिसर्च करता है, कल्पनाएं करता है, बड़ी बड़ी सोच की तरफ जाता है, छानबीन करता है। तो एक तरह के एक साइंटिस्ट वाला दिमाग हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा होता है विद्यार्थियों के लिए अवलोकन करने तथा विश्लेषणात्मक चिंतन के कौशल में को बढ़ाने में। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है और विश्लेषण यानी कि एनालिटिक्स। आप कई एग्जामों में आगे चल के एनालिटिक्स को, एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, यानी कि तर्क करने की क्षमता और लॉजिक लगाने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन की क्षमता ये बढ़ाई जाती है इसके जरिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। व्यवहारिक ज्ञान देने में, अब देखिए व्यवहारिक ज्ञान तो होता ही है, क्योंकि जब हम किसी मान लीजिए पर्यावरण अध्ययन के किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और आसपास के माहौल से प्रैक्टिकली किसी चीज़ को समझाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये एक्चुअली में चीज़ कैसे हो रही है। तो ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। बच्चों ने जो सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया उसे प्रयोग में लाने की योग्य बनाना। तो अब देखिए थ्योरी तो हम बच्चे पढ़ लेते हैं, उसको जब प्रैक्टिकली चीज़ों को किस तरह से उपयोग में लाना है, आजकल प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ही जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ बहुत हेल्प
करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण अध्ययन के लिए भी। तो इसमें चुनौतियां बताई गई हैं 6.8.2 में कि क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना कर सकता है इस प्रयोग के जरिए सिखाने में। तो पहला पॉइंट है, शिक्षक को पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रयोग, कोई भी चीज़ शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमको काफ़ी चीज़ों की आवश्यकता होगी तैयारी के लिए। आप हर बच्चे को प्रयोग नहीं करवा सकते, कुछ बच्चों को दर्शकों की तरह सम्मिलित करना पड़ता है। तो ये बात भी सही है कि क्लास बड़ी है तो अगर सभी को प्रैक्टिकल कराएंगे, सभी को उसको करने का मौका देंगे तो समय बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम अक्सर ऐसा करवा लेते हैं कि खुद प्रयोग कर देते हैं, अब कुछ बच्चों से करवा लेते हैं, बाकी बच्चों को समझा देते हैं। तो कई बार ये उतना सही नहीं होता है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं कई लोग इससे। और जबकि कुछ, थर्ड पॉइंट है, जबकि कुछ प्रयोग बच्चों द्वारा कक्षा या घर में किए जा सकते हैं, कुछ प्रयोगों के लिए यंत्रों की, प्रयोगशालाओं की सुविधा की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एक बाउंडेशन आ जाता है कि प्रयोग कुछ तो ठीक है कि हम घर में कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो साइंस लैब में ही होंगे, या फिर मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर सामग्री की आवश्यकता है, साधन चाहिए, तो वो कई बार उपलब्ध नहीं होते। अगर हम पर्यावरण अध्ययन की भी बात करें तो ऐसे में ये एक बंधन हो जाता है। तो ये इसकी कुछ कमियां, एक तरह से एक चुनौतियां इसकी बताई गई हैं। तो सिंपल सी हैं। अब बताया गया है कि कुछ प्रयोगों में लगातार वयस्क व्यक्ति की निगरानी और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई मार्गदर्शन वाला करने वाला शिक्षक हो या कोई बड़ा हो तब बेहतर रहता है। कई बार डर भी रहता है कि किसी चीज़ों से कोई गलती ना हो जाए जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो ये तो था प्रयोग के बारे में। आप इसके एक उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण दिया गया है भूमि संरक्षण यानी कि सुरक्षा कवच का। भूमि का संरक्षण के बारे में एक उदाहरण दिया गया, एक प्रैक्टिकल को यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया गया है। आप इसको डायग्राम के साथ में समझते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि एक पौधों की जड़ें किस प्रकार ऊपरी जो मिट्टी होती है उसका संरक्षण करती हैं, वो आपको यहाँ पर समझाया गया है। निम्नलिखित प्रयोग को उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 गत्ते और लकड़ी के टुकड़े की ट्रे बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, जिनका आकार बताया गया है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अब उनमें से कुछ लीक ना हो इसलिए प्लास्टिक की शीट उन पर लगा दी जाती है। और ये शीटें प्लास्टिक की खुली थैलियों को काटकर तथा उनके सिरे को मोमबत्तियों से चिपका कर बनाई जाती है। तो यह तरीका बताया जा रहा है प्रैक्टिकल का, आप समझिए। हर डिब्बे के एक सिरे पर वी आकार का एक कट दे दिया जाता है। तो डायग्राम आप देखें, यहाँ पर एक कट दिया गया है जहाँ से पानी की निकासी होगी हर डिब्बे के, और जो भी पानी निकलेगा उससे एक जार में नीचे गिरेगा, जो कि पानी का एक जार होगा, जो जिसमें पानी जाएगा। हर डिब्बे में 3-4 सेंटीमीटर चौड़ी एक ईंट के टुकड़े को और छोटे छोटे कंकड़ों को बिछा दिया जाता है, जिससे ऊपर खाद वाली मिट्टी की 3-4 सेंटीमीटर परत एक डिब्बे में सरसों या कोई जल्दी उगने वाला बीज आप जिससे लगा सकें। दूसरे डिब्बे को आप खाली छोड़ दें। पहले डिब्बे में नियमितता पूर्वक आप पानी का छिड़काव करें तथा पौधे 8-10 सेंटीमीटर ऊंचे नहीं हो जाते तब तक आप ये करें। अब डिब्बों को एक मेज के ऊपर रख दें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और किनारे पर आपने कट दे ही दिया है तो उसके दूसरे सिरे पर एक ईंट रख दें और एक छड़ी रखें ताकि उन्हें कुछ ढलान मिल सके, यानी कि उनको थोड़ा ऐसा कर दें जिससे कि वो झुकाव आ जाए उसमें, और जब हम पानी डालें तो ऐसा हो सके। और नीचे छोटे छोटे स्टूलों पर आप जार रख सकते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब पानी बहने की रफ्तार को आप देखें, जारों में पानी इकट्ठा करें, दोनों जारों का पानी की मात्रा तथा गुणवत्ता में आप अंतर देखेंगे। आप अवश्य बता पाएंगे कि पौधे वाले डिब्बे में से निकला पानी खाली डिब्बे में से पानी से कम है। तो यहाँ एक डिब्बा खाली है, एक डिब्बे में पौधे लगाए गए हैं, आप देखेंगे। और ये बताया गया है कि जिसमें पौधा लगा हुआ है उसमें पानी जो है कम निकला है, और खाली डिब्बे में जिसमें पौधा नहीं लगा है उसमें मिट्टी धुली है। तो पौधे मिट्टी में से पानी को नीचे ले जाकर पानी के स्तर को जमीन से ऊंचा रखते हैं तथा मिट्टी की ऊपरी सतह की रक्षा भी करते हैं। तो यहाँ भूमि संरक्षण का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो मैंने आपको ये समझाया। आप खुद भी इसको पढ़कर इस प्रैक्टिकल को समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये एक सिंपल चीज़ है जो आप शिक्षक होने के नाते बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था वो प्रैक्टिकल। अब उदाहरण दे सकते हैं, इस तरह के और उदाहरण आप सोच के रखें, आपसे पूछे जा सकते हैं। समस्या समाधान की तरफ चलते हैं, 6.9 टॉपिक की तरफ। समस्या समाधान को यहाँ पर बताया गया, समस्या को सुलझाना। समस्या पर आधारित अधिगम विधि एक ऐसी विधि है जो बच्चों को समाधान पर पहुंचने तक दी गई समस्या के वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सहायता करती है। तो देखिए, समस्या समाधान को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं,
बच्चों में अगर समस्या को समाधान करने की एक क्षमता डेवलप हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हमने गणित के केस में भी देखा था, या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये चीज़ एक ऐसी विधि है कि उनको समस्या समाधान सिखाना बहुत अच्छा होता है। एक पद्धति के रूप में समस्या सुलझाना वयस्क समूह के लिए बहुत प्रभावशाली है। बच्चों को भी ये अनुभव दिए जाए कि वो लोकतांत्रिक समूह प्रक्रिया में भागीदारी के लिए मुक्त समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। तो यानी कि आप ग्रुप में मिलकर या इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर समस्याओं को सुलझाना सीखिए। बेहतर तरीके से इस चीज़ को जब आप सीख जाते हैं समस्या सुलझाना, तो ये आपको बहुत मदद करता है सीखने में और आगे हेल्प करता है लाइफ में। आगे बताया गया है 6.9.1 समस्या समाधान के चरण यहाँ पर बताए गए हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। समस्या समाधान आधारित पर्यावरण से संबंधित लिए गए हैं। किसी मुद्दे या समस्या पर केंद्रित होता है समस्या समाधान, तो इसके कई चरण हो सकते हैं। तो देखिए, समस्या को सबसे पहले पहचानें, समझें और उसको डिस्क्राइब करें। पहला पॉइंट है समस्या को परिभाषित करें कि बच्चों द्वारा पहचानी गई समस्या के बारे में छानबीन पर सूचनाएं एकत्र करनी पड़ सकती हैं। तो ये भी परिभाषित करना जरूरी है कि आप अगर इस समस्या को पहचान गए हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तथ्य ढूंढना, आवश्यकता पड़ने पर आप सर्वेक्षण करा सकते हैं। सर्वे, प्रयोग, चर्चा या फिर परियोजना का निर्धारण कर सकते हैं कि इस समस्या को समाधान के लिए आपको कौन सी चीज़ करनी होगी, ये आप पहले से आइडेंटिफाई करें। समस्या का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है कि आंकड़े एकत्र जो किए हैं उनको समझना, समस्या के समाधान या फिर उसके वैकल्पिक तरीके, अगर एक तरीका काम नहीं आता तो दूसरे तरीके क्या होंगे, और ग्रुप में इस बात को डिस्कस करके आप एक बढ़िया समाधान निकालना सीखें। तो ये कुछ चरण बताए जा रहे हैं। क्रिया करने हेतु संबंध विधि का पर चर्चा करें। अब इसके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएगी या नहीं, उसकी पद्धति, परिस्थिति, हर चीज़ को ग्रुप में डिस्कस करना और उसके अनुसार बदलना, ये चीज़ हमको आनी चाहिए। ये भी इसका चरण होता है। परिणामों का मूल्यांकन करना। अब जब समस्या समाधान पर हम पहुंचते हैं तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ हम उद्देश्य लेके चले थे वो पूर्ति हुई या नहीं, हमारी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, इसका मूल्यांकन भी ज़रूरी है। परिणामों को ज़रूरी है जिससे हम सुधार कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये कुछ चरण बताए गए हैं समस्या समाधान के, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको आप रिवाइज कीजिएगा तो आ जाएगा आपको क्लियरली। अगला है इसमें 6.9.2 पर्यावरण अध्ययन हेतु उपयुक्तता। तो देखिए, समस्या समाधान की तकनीकी पर्यावरण अध्ययन हेतु क्या उपयुक्तता है। तो पहली उपयुक्तता ये है कि पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को समझने के लिए अंतर्दृष्टि के विकास हेतु आवश्यक है। यानी कि पर्यावरण एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें समस्या समाधान की एक कहना चाहिए, हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, एक ऐसा विजन आ जाए जो हम कर सकें, जो हेल्प करता है। बच्चों में बहुमुखी चिंतन को बढ़ावा देने में बहुत सहायक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब समस्याएं सुलझाने में बच्चे दिमाग लगाते हैं तो कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कई तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, दिमाग खुलता है, बहुमुखी चिंतन को बढ़ावा मिलता है। एक ही मुद्दे पर कई तरह के विचार बच्चों को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग तरीकों से बच्चे खोजने का प्रयास करते हैं। सबकी सोच अलग होती है, तो कई तरह के विचार सीखने का मौका मिलता है। समूह की प्रक्रियाओं में ग्रुप में जो चीज़ें की जाती हैं जिससे कि बच्चों में एक दूसरे के साथ काम करने की, भागीदारी की भावना आती है। अगला पॉइंट है कक्षा में वास्तविक जीवन से जुड़े मुद्दों को लाने हेतु। तो इसके जरिए हम वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को ला सकते हैं, जो कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से जब जोड़ते हैं तो वो उनको काफ़ी जुड़ाव महसूस होता है और वो उसको अच्छे से सीख पाते हैं। बच्चों को खुले सिरे वाले जटिल पर्यावरण विकास की स्थितियों से परिचित करवाने होती। तो देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण में काफ़ी जटिल हैं, जैसे कई प्रक्रियाएं जो बच्चे नॉर्मली नहीं समझ सकते, जो आम जिंदगी में उन्हें देखने नहीं मिलती। ऐसी जटिल समस्याओं को समझाने के लिए हम समस्या समाधान की टेक्निक सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप उन जटिल चीज़ों को, जो पर्यावरण में मुश्किल चीज़ें हैं, उनको समझाने में इससे मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। तो पर्यावरण के लिए भी ये समस्या समाधान काफ़ी उपयुक्त है। ये यहाँ पर समझाया गया। तो हमने यहाँ पर प्रयोग को समझा और समस्या समाधान को समझा। ये दोनों ही एक तरह की विधि हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसी के साथ में ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और ये यूनिट भी यहाँ ख़त्म होती है। यूनिट 6 इकाई 6 हमने ख़त्म कर ली है। आज अभी अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। इनको लाइक करेंगे तभी ये आगे तक पहुँचते हैं। शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को सभी ज़रूर दबाइए, तभी अपडेट्स आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू।